मेरा नाम नादिया है और मेरी उम्र 20 साल है। मेरा कद 5 फुट 4 इंच है और मैं देखने में बहुत खूबसूरत हूँ। गोरा रंग, भरा भरा जिस्म, बड़ी बड़ी काली आंखें, जिसे देखूं अपना दीवाना बना दूं। एक लड़का हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। यूनिवर्सिटी में मशहूर था कि वो कभी भी किसी लड़की की तरफ नहीं देखता था और ना ही बात करता था। यहाँ तक कि जब मजबूर हो जाता तो सिर्फ काम की बात करता, लेकिन सब इसकी पीठ पीछे इसके बारे में जरूर बातें करते थे। मैं दोस्तों के साथ खड़ी गप्पे हाँक रही थी कि वो मेरे पास आया और बोला, मिस नादिया, अब से थोड़ी देर के लिए बात कर सकता हूँ। मैं तजस्सुस में पड़ गई कि ये लड़का जो किसी से बात नहीं करता, इसे मुझसे क्या काम हो सकता है। मैं इसके साथ चली और यूनिवर्सिटी के हॉल में पहुंच गया। वो थोड़ी देर तजब्जुब में मुब्तला रहा। उसके चेहरे का रंग भी बदला जा रहा था। फिर बोला, क्या मैं अब से शादी की दरख्वास्त कर सकता हूँ? ऐसा शॉक मुझे लगा कि पलक भी झपक नहीं पा रही थी। हमने इससे पहले कभी भी आपस में बात नहीं की थी, जानते तक न थे एक दूसरे के बारे में। एकदम से ही शादी की बात बहुत ही अहमक दरख्वास्त थी, लेकिन अपनी शख्सियत की खातिर मैंने कोशिश की कि ज़ाहिरी तौर पर पुरसुकून रहूं और एहतराम के साथ इसे न बोलूं। मैंने बड़े रोब से बोला, मुझे पता है कि मैं यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। लेकिन इसने मेरी बात काटी और बोला, मैं इस वजह से शादी नहीं करना चाहता। वो बहुत ही कंफ्यूज लग रहा था। ऐसे आवाज ही नहीं निकल रही थी उसकी। इसने अपनी सुर्ख पेशानी को अपने लरसते हाथ से साफ किया और बोला, यूनिवर्सिटी बहुत तंग कर रही है कि आऊं की बातें कबूल कर लूं और फिर ईरान वापस चला जाऊं। मैंने भी सोचा कि उनसे छुटकारा पाने के लिए शादी कर लेता। अब पूरी यूनिवर्सिटी में दूसरी लड़कियों की निस्बत बेहतर शख्सियत की मालिक है और कपड़े भी बेहतर पहनती है। वो ऐसे ही बोले जा रहा था और मैं आतिशफिशां की तरह सुर्ख होकर फटने वाली थी, लेकिन जब इसने ये कहा तो मेरा सब्र टूट गया। फिर वो बोला, और वैसे भी शादी के बाद आपका खर्चा मेरे जिम्मा होगा। मैंने भी अब सारा लिहाज बालाए ताक रख कर उसके गाल पर जोर से थप्पड़ रसीद कर दिया। तुमने मेरे बारे में ये क्या सोचा? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत लड़की को आकर ये कहो? हजारों लड़के सिर्फ मुझसे बात करने के लिए बेताब रहते हैं। अगर लड़के का कद 190 से कम हो, शक्ल अच्छी ना हो, ब्रांड के कपड़े न पहनता हो, मैं तो इसे मुंह लगाना पसंद नहीं करती। गुस्से के मारे मुझसे अपनी जगह पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। 2 कदम आगे जाती, 2 कदम पीछे जाती। फिर मैंने इससे कहा, इस वक्त तुम काले सिया पतले पतंगे और कद के 185 भी नहीं हो और मुझसे शादी करना चाहते हो। मुझे कह रहे हो मेरा खर्चा दोगे? बड़े बदतमीज हो समझते किया हो अपने आप को। मैं तुम्हारे पैसों की फकीर हूँ। मेरे कपड़े देखो, सब ब्रांडेड। मेरी जूती तुम्हारी शक्ल से ज्यादा अच्छी है। मैं बड़बड़ा रही थी और गुस्से से सुर्ख हो चुकी थी और वहां से चली आई। दोस्तों ने मेरे अर्द गिर्द घेरा डाल लिया और सवाल पर सवाल पूछने लगे। पूरे गुस्से के साथ सारी कहानी उनको सुनाई। अभी तक मेरा गुस्सा नहीं उतरा था। मेरी दोस्त अफसाना बोली और मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया है, इसने कोई बारी बात नहीं की। इतने एहतराम से तुमसे सिर्फ शादी की दरख्वास्त की है और उसकी बातें भी ठीक थी। बस तुम अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से कुछ ज्यादा ही मगरूर हो। ओ खुदा, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी सबसे पुरानी और बेहतरीन दोस्त ये बातें कर रही थी। मैंने गुस्से से पर्स उठाया और बोली कि अगर इतना ही अच्छा है तो तुम कर लो ना इससे शादी, और उसके बाद उसके साथ ईरान चली जाना ऊंट की सवारी करने। मैं जाने लगी तो वो पीछे से बोली, तुम्हें यकीन है कि बाद में पछताओगी तो नहीं? मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी दोस्त को वाकई वो अच्छा लगता था। मैं चीख कर बोली, मर कर भी नहीं, और वहां से निकल आई। कई दिनों तक घर से बाहर नहीं निकली। मेरे गुरूर को इसने तोड़ दिया था। फिर इस दिन अफसाना ने मुझे फोन करके बताया। मैंने इसे शादी की ऑफर की, लेकिन इसने इतने एहतराम के साथ मना कर दिया और मुझे कहने लगी, तुम अहमक हो जिसने इतने मोदब बंदे के रिश्ते से इनकार कर दिया। अब तो मेरा दिमाग खराब हो रहा था। मैं चाहती थी कि बदतरीन हालत में इस बंदे से इंतकाम हो। तुमने इसलिए मेरा इंतखाब किया कि मैं पूरे कपड़े पहनती हूँ, तो अमीर घरों की खूबसूरत लड़कियां दूसरों की तरह तो कपड़े नहीं पहन सकती और ना दूसरों की तरह हर एक को लिफ्ट करवाती फिरती। अगले दिन मैंने अपना सबसे बेहतरीन लिबास इंतखाब किया और कपड़े बदले, मेकअप किया और यूनिवर्सिटी चली आई। मैं गाड़ी से उतरी तो सब लड़कों की नजरें मुझ पर जमी थी। आखिरकार लाइब्रेरी में वो मिल ही गया। मैं इसके पास गई। वो किताब पर सर झुकाए मगन था। मैं बड़े स्टाइल से बोली, मिस्टर साकिब, क्या मैं आपसे अलहदा खुसूसी तौर पर बात कर सकती? इसने सर उठाया। जो ही इसने मुझे देखा उसके चेहरे के तासुरात खराब हो गए और इसने दोबारा सर नीचे कर दिया।
इस तरह के रद्द अमल की मुझे जरा तवक्को न थी। मैंने दोबारा अपना जुमला दोहराया। इसने इसी तरह सर नीचे किए हुए जवाब दिया, मेहरबानी करके जो भी बात करनी है वही करें। इसके चेहरे का रंग बदल चुका था। ऐसा लग रहा था कि अपनी ही दांत चबा रहा है। मुझे यकीन हो रहा था कि मैं कामयाब होने वाली हूँ। मैं अपनी आवाज को और प्यार भरे बनाते हुए बोली, लेकिन यहाँ तो लाइब्रेरी है। अब इसकी हालत गैर हो गई। कुर्सी से उठा और बोला, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, और जल्दी जल्दी अपनी चीजें इकट्ठी करने लगा। वो चीजें बैग में डाल रहा था। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने इसे नमाज पढ़ते देखा था और मुझे पता था कि नमाज क्या होती है। मैं इसके पीछे भागी और उसका हाथ पकड़ा। इसने गुस्से से अपना हाथ छुड़वा लिया। मैंने हैरत से इसे देखा और कहा, तुम बाद में नमाज पढ़ लेना, अभी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब इसने सर ऊपर उठाया, बहुत गुस्से में लग रहा था। इसने पहली मर्तबा इसने मुहकम मेरी आंखों में आंखें डालें और बोला, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरा गुरूर बहुत बुरी तरह से टूटा था। सबको ही पता लग चुका था। सब यूनिवर्सिटी में मेरा मजाक उड़ा रहे थे। और इस वक्त तो मेरी बर्दाश्त की इंतहा ही न रही जब मेरे पिछले बॉयफ्रेंड ने मुझे आकर कहा, अगर तुम्हारे हालात इतने बुरे जा रहे हैं कि इस तरह के लड़कों के पीछे पड़ी हो तो मेरे साथ वापस आ जाओ। अब तो गुस्से के मारे बुरा हाल था। वो आया था मेरे पास शादी के लिए और अब सब कहते थे कि मैं इसके पीछे पड़ी। इस दिन पूरी रात ना सो सकी, बाग में टहलती रही या मौत। अब फिर मेरा गुरूर इस तरह के आदमी के साथ एक छत के नीचे जिंदगी गुजारना, वो भी जब वो मेरा शौहर हो। मुझे मालूम था कि मौत से भी बदतर हो सकता है, लेकिन मैं हर कीमत पर अपना गुरूर वापस लाना चाहती थी। जो लड़के मेरी तरफ देखने की जुर्रत न करते थे, मुझ पर फिक्रे उछालते तंज करते थे। फिर इस फैसले पर मैं पहुंच गई, वो यूनिवर्सिटी नहीं आ रहा था। किसी ने बताया तेज बुखार की वजह से अस्पताल में है और चंद दिनों तक नहीं आएगा। मैं भी अस्पताल चली गई, कमरे का दरवाजा खोला और कुछ भी कहे बगैर बोली, हाँ मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। वो बहुत हैरानी से मुझे देख रहा था लेकिन कुछ ना बोला। मैं भी बोलती रही, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं चाहती हूँ मेरी इज्जत वापस आ जाए और तुम चाहते हो कि तुम पढ़ाई खत्म होने तक यहीं रहूं। मैंने ये कहा तो इसने सर झुका लिया। इसकी शक्ल से ही महसूस हो रहा था कि इसे मेरी बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन मेरे लिए ये अहम नहीं था। मैंने कहा, तुम्हारी सब शर्तें मुझे कबूल हैं। कपड़े पूरे पहनूंगी, किसी मर्द से हाथ भी नहीं मिलाऊंगी, लेकिन मेरी सिर्फ और सिर्फ एक शर्त है कि जब मैं चाहूंगी तब तुम्हें छोड़ूंगी। और तुम कौन सा यहाँ रहना चाहते हो? तुम्हें भी तो वापस चले जाना है। इसने सर नहीं उठाया। काफी देर खामोश रहा, पता नहीं क्या सोच रहा था। फिर बोला, मैं आपसे मुआफी चाहता हूँ कि मैंने बगैर सोचे समझे आपसे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। अगर ऐसा न करता तो आपको ये सब करने की जरूरत न पड़ती। मेरे पास एक आइडिया है। मैं यूनिवर्सिटी के रेस्टोरेंट में आपसे शादी की ख्वाहिश का इजहार करता हूँ। अब भी सबके सामने मुझे जोर का चांटा लगा देना। पहली बार मुझे किसी लड़के पर तरस आया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। लाइब्रेरी वाला किस्सा तकरीबन सबको ही पता लग चुका था कि इसने मुझसे बात तक करने से इनकार कर दिया, इसलिए अब उन चीजों से कोई फायदा ना होने वाला था। मैंने बहुत सीरियस होकर कहा, बिल्कुल अच्छा आइडिया नहीं है। तुमने पहले ही मेरी इज्जत नीलाम कर दी, अब बस यही एक तरीका है। जब तुम चले जाओगे तो मैं सबको कह दूंगी कि तुमसे प्यार था, पर तुम बहुत बुरे निकले तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया। तुम्हारा भी फायदा, मेरा भी फायदा। इस वक्त मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं हमेशा के लिए इसके साथ रहना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त मुझे लगता था कि सिर्फ एक अहमद को ही इस साकिब से प्यार हो सकता था। मैंने अपना सामान इकट्ठा किया और अपनी बेहतरीन दोस्त अफसाना के घर चली गई। घर वालों को भी बोला कि इम्तिहानात के खत्म होने तक इसी के साथ रहूंगा। मेरी जुर्रत नहीं थी कि अपने अम्मा अबू को बताऊं कि क्या करने का इरादा रखती हूँ। हमारे खानदान का बहुत नाम था। हमारे दोस्तों के इंतखाब में भी हमारे माँ और बाप की पसंदीदगी लाजिम होती थी। और अब अगर उन्हें पता लगता कि शादी कर रही हूँ तो अफसाना के घर आई, वहां से मस्जिद गए और हमने एक मुद्दत तयन करके इस मुद्दत के लिए शादी कर ली। इसके बाद हमारी शादी हुकूमत के सिस्टम में इंदराज करवाई। तकरीबन रात तक हमारे काम खत्म हुए, शादी का इंदराज और कानूनी काम। लेकिन वो तो जमीन से आसमान तक बदल गया था। बिल्कुल इस शख्स जैसा ना था जिसे मैं पहले जानती थी। इतनी मोहब्बत के साथ देखता, पहले जैसे अपने रवैये को कंट्रोल करता था और बिल्कुल तवज्जो ना देता था। और अब इसकी सारी तवज्जो मेरी तरफ थी और मुझे हंसाने की भी बहुत कोशिश कर रहा था। पहले जिसके मुंह में जुबान न थी, इतनी बातें कर रहा था कि मैं हंसूं और मैं दूर से भी अगर कोई शख्स मुझे देखता तो इसे पता लगता कि जैसे मैं एक बकरे की मानंद महसूस कर रही थी कि जिसका गला कटने वाला हो।
वो जो भी कह रहा था कर रहा था, मुझे यही लग रहा था कि इसका अपना मतलब है। खुद से कह रही थी कि बस कुछ दिनों की बात है, इसे बर्दाश्त कर। इसके बाद मामला खत्म। मेरी आंखों में से इसके लिए नफरत बरस रही थी। रात को वो मुझे अफसाना के घर मुझे छोड़ने आया। मैंने इसी बेजारी के साथ कहा रुको मैं अपनी चीजें ले लूं। कहने लगा कि ये बात ठीक है कि अब खुदा के कानून के तहत तुम मेरी बीवी हो, लेकिन इस शक्ल के साथ तुम्हें अपने घर नहीं ले जाऊंगा। तुम्हारे साथ आया था कि तुम बखैर व आफियत घर पहुंच जाओ। मैं घर के अंदर चली गई, सोच रही थी कि इसने क्या कहा और क्यों कहा, लेकिन फिर अफसाना को देखते ही और आजादी की खुशी से खूब शोर मचाया पूरा दिन। इस बात की परेशानी कि इस शख्स के साथ रहना पड़ेगा, और अब वो मुझे यहाँ छोड़ गया था। बहुत ही खुश थी, जैसे किसी ने पिंजरे से आजाद कर दिया हो। अगले दिन वादे के मुताबिक पूरा लिबास पहना और यूनिवर्सिटी आ गई। यूनिवर्सिटी के बाग में दोस्तों के साथ बातों में मशगूल थी कि एकदम देखा कि मेरे पास आकर खड़ा था। किसी को भी देखे बगैर, आंखें ऊपर उठाए बगैर उन्हें सुबह बखैर बोला। फिर मेरी तरफ देखा और बोला कैसी हो, इतनी मोहब्बत के साथ देख रहा था। फिर एक गुलाब का फूल दिया और चला गया। मैं बहुत कंफ्यूज थी। मैंने फौरन इस फूल को पर्स में रखा और वहां से खिसक गई। मुझे इसके इस रवैये की बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। वो तो बिल्कुल ही बदल गया था। इसके जाने के बाद दोस्त बातें करने लगे। इसके बारे में हर कोई अपना ख्याल जाहिर कर रहा था और मैं यही सोच रही थी क्यों कर रहा है ऐसा। शायद मुझे बेवकूफ बनाना चाहता है। फिर सोचा मैं तो पहले ही इसकी बीवी हूँ, क्या बेवकूफ बनाएगा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। एक दिन वो दरख्त के नीचे नमाज पढ़ रहा था। फिर अपनी चीजें इकट्ठी की, फिर खाना निकाला। एकदम से इसकी नजर मुझ पर पड़ी, एकदम से खड़ा हुआ और मेरी तरफ आया। मैं अभी चाह रही थी कि वहां से गायब हो जाऊं, लेकिन वो नजदीक पहुंच गया था। मैंने बहाना बनाया, यहाँ से गुजर रही थी तो तुम पर नजर पड़ी। मैंने ये कहा तो वो इतना खुश हो गया, बोला आओ आओ। मैं तो खाना खाने लगा था, चलो इकट्ठे खाना खाते हैं। मैंने गैर इरादी तौर पर फौरन कहा कि नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ, दोस्तों के साथ झूठ बोल रही थी। वो फिर भी मुस्कुराया, बोला चलो ठीक है। आगे कदम रखकर वहां से जाने लगी जल्दी से कि इसने मुझे आवाज लगाई। फिर बैग में से एक डब्बा निकाला और मुझे दिया और बोला कि मैं चाह रहा था कि दोनों इकट्ठे लेने जाएं, लेकिन मैंने ले लिया। मुझे उम्मीद है तुम्हें अच्छा लगेगा, अगर पसंद आया तो जरूर आना। मैंने वो लिया और वहां से चली गई। दूर जाकर मैंने मुड़कर देखा कि वो अकेला दरख्त के नीचे खाना खा रहा था। वो अंगूठी मेरे सामने बहुत सस्ती थी, लेकिन शायद इसने इस्मा की अपनी सारी बचत देकर ये अंगूठी खरीदी थी। मैं इसे दूर से देख रही थी। फूल खरीदना मेरे लिए तो इसका रोज का काम था। कभी चॉकलेट, कभी कोई गिफ्ट। किसी भी मुनासिबत के बगैर ही वो कुछ ना कुछ मेरे लिए लेता रहता और देकर फौरन चला जाता। पूरी कोशिश करता कि ज्यादा मेरे अर्द गिर्द ना रहे। यूनिवर्सिटी में जो लड़का पहले खामोश मशहूर था, जो सर उठाकर किसी को ना देखता, अब इसे रोमियो बुलाते थे। इस दिन क्लास न थी। हमने मिलकर सोचा कि स्विमिंग पूल और पार्लर जाते हैं। स्विमिंग के लिए सब कपड़े बदलने अंदर गए थे, लेकिन जैसे मेरे पांव साथ नहीं दे रहे थे, मैंने इससे वदा किया था। और पहली मर्तबा मुझे लग रहा था उन कपड़ों में सबके सामने इस शख्स के साथ वदा खिलाफी होगी। मैंने बैग उठाया और बाहर निकल आई। सब दोस्त आवाजें देते रहे। मैंने पीछे मोड़कर नहीं देखा। खामखा सड़कों पर गाड़ी दौड़ाती रही। फिर थक कर मैं कपड़े खरीदने चली गई। वही अच्छा सा ट्राउजर शर्ट लिया, वही पहना और यूनिवर्सिटी आ गई। वो अभी तक अकेला खामोश इस दरख्त के नीचे बैठा था। कदम इसी की समत उठ रहे थे। मैं उसके पास गई। चलो इकट्ठे खाना खाते हैं। वो हैरत से मुझे देख रहा था। इम्तिहान खत्म हो गए थे। इम्तिहानात के बाद मैंने वापस घर जाना था। मैं इस अंगूठी को भूल रही थी। 2 माह पहले मुझे साकिब से नफरत थी, लेकिन अब इसी के बारे सोच रही थी। वो बिल्कुल मेरा आइडियल न था, लेकिन मुझे पता नहीं क्या हुआ था कि मैंने अपना सामान समेटा और बगैर बताए इसके घर चली गई। घर की घंटी बजाई, दरवाजा खोला तो मुझे देखते ही उसके चेहरे पर हैरत के शदीद आसार जाहिर हो गए। मैंने भी सलाम किया और अपने सामान को ऐसे दरवाजे से अंदर धकेला जैसे